दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के नोएडा से। निठारी हत्याकांड। यकीनन आपने इसकी खबर जरूर सुनी होगी, लेकिन आज ये पूरी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इसका जो आरोपी था सुरेंद्र कोहली, 11 नवंबर 2025 को उसको कोर्ट से बरी कर दिया गया है और 19 साल जेल में काटने के बाद वो बाहर आ चुका है। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2006 से। एक महिला रोती बिलखती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर जाकर बताती है कि उसका बच्चा गायब हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। अब पुलिस उसकी एफआईआर लिखने की बजाय उसको इधर उधर की बातें बताती है और उसको वहां से ट्रका देती है। खैर कुछ दिन गुजरते हैं, महिला पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रहती है और इसी बीच एक और बच्चा वहां से गायब हो जाता है और धीरे धीरे करके तकरीबन 4 महीने में 12 बच्चे उस गांव से गायब हो जाते हैं। लेकिन पुलिस एक भी एफआईआर नहीं लिखती, जांच करनी तो दूर की बात है। इसी बीच पायल नाम की एक लड़की इसी गांव से गायब होती है। अब उसके पिता नंदलाल भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जिस तरीके से सभी परिवार वहां पर जाते थे, और पुलिस उनको भी ट्रका देती है। लेकिन यहाँ पर नंदलाल इस तरीके से नहीं बैठते जिस तरीके से बाकी के परिवार वाले घर बैठे रहते हैं। वो पहुंच जाते हैं सीधे कोर्ट और वहां पर एक वकील करते हैं और एक तहरीर लिखते हैं। और उस तहरीर में वो ये बताते हैं कि उनकी बेटी, जिसका नाम पायल है, उम्र है 15 साल और वो घर से गायब हो गई है। और पिछले जनवरी के महीने से 10 से 12 बच्चे वहां से गायब हैं और पुलिस ने एक भी एफआईआर नहीं लिखी है। जांच करनी तो दूर की बात है। अब ये बात जब जज के सामने जाती है, जज वहां से एक आदेश पारित करते हैं पुलिस स्टेशन के लिए कि इन सब की एफआईआर लिखी जाए और ये जांच की जाए। अब क्योंकि कोर्ट का आदेश था, एफआईआर जरूर लिखनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस के लिए परेशानी ये थी कि एफआईआर लिखें किसके खिलाफ। तो यहाँ पर जो तहरीर नंदलाल ने कोर्ट के अंदर लिखाई थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उनकी बेटी, जिसका नाम पायल है, उम्र 15 साल, घर से निकली थी और वो गायब हुई। उसके बाद में पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पर पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं सुनी, ना ही उन्होंने मेरी एफआईआर लिखी। उसके बाद मैंने अपनी बच्ची को हर जगह ढूंढा, हर रिश्तेदारी में देखा और वो मुझे नहीं मिली। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बताया वो हमने रिक्शे में जाते हुए देखा था उसको लास्ट टाइम। अब नंदलाल उस रिक्शे वाले की तलाश शुरू कर देते हैं। अब जो रिक्शा स्टैंड होते हैं, वहाँ पर सभी रिक्शे वाले एक दूसरे को जानते हैं। नंदलाल की मेहनत रंग लाती है और उस रिक्शे वाले का नंदलाल को पता चल जाता है, जिस रिक्शे में उनकी बेटी पायल बैठकर गई थी। वो इस रिक्शे वाले से पूछताछ करते हैं और बताते हैं कि तुमने पायल को कहाँ छोड़ा, क्योंकि वो वापस नहीं आई है। और वो रिक्शे वाला उनको अपने रिक्शे में बिठाता है और नोएडा के सेक्टर 31 के D5 कोठी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और वो बताता है कि मैंने उसको यहाँ पर उतारा था और पायल इस घर के अंदर गई और उसने मुझसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अंदर से पैसे लाकर तुम्हें देती हूँ। और मैं यहाँ पर खड़ा रहा, 10 से 15 मिनट तक मैं खड़ा रहा, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। अब मुझे लग रहा था कि मैं कब तक खड़ा रहूँगा। और उसके बाद D5 की मैंने बेल बजाई और अंदर से एक आदमी आया और मैंने उससे कहा कि अभी अभी एक लड़की आई है जिसने मेरा किराया नहीं दिया है, आप उससे मेरा किराया लेकर दे दो। लेकिन वहाँ पर वो जो इंसान था जिसने गेट खोला, वो एकदम साफ मुकर जाता है। पहले तो वो बोलता है यहाँ पर कोई लड़की आई ही नहीं है, लेकिन जब रिक्शे वाला सख्ती के साथ उससे कहता है कि मैंने उस लड़की को यहीं पर उतारा है और जब से मैं गेट के बाहर ही खड़ा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पर नहीं आई, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको अंदर जाते हुए देखा है। तो यहाँ पर उसके थोड़े शब्द बदलते हैं और वो बताता है कि वो आई थी लेकिन वो चली गई। अब रिक्शे वाला फिर कहता है क्योंकि मैं खड़ा ही गेट के बाहर हूँ, तो वो चली कहाँ से जाएगी और उसने मेरा किराया नहीं दिया। खैर दोनों के अंदर नोक झोंक होती है और रिक्शे वाला वहां से चला जाता है। अब ये बात जानने के बाद नंदलाल को लगता है कि D5 के अंदर ही कोई ना कोई राज छुपा हुआ है और वो D5 में जाकर पता करता है, तो वहां पर वो व्यक्ति जो पायल के पिता थे, उनसे फिर यही बोलता है कि वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद वो चली गई। अब ये सारी बात उन्होंने कोर्ट के अंदर तहरीर में लिख के दी और यही चीज़ फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अब पुलिस को एफआईआर लिखनी है। अब पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि एफआईआर किसके खिलाफ लिखी जाए। अब कोर्ट का ऑर्डर है, एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी। अब क्योंकि जो नंदलाल ने साफ बताया था और रिक्शे वाले इस बात का गवाह था कि जो कोठी नंबर 5 है, ब्लॉक D है, सेक्टर 31 है, उसके अंदर उसको आखिरी बार देखा गया था और जब वो कोठी के अंदर गई थी उसके बाद वो कभी भी बाहर नहीं आई। पुलिस कोठी का पता लगाती है तो पता चलता है कोठी है मोनिंदर सिंह पढ़ेर की।
बहुत अमीर आदमी, बहुत रसूखदार, बहुत पावरफुल, बड़े-बड़े मंत्री और बड़े-बड़े अधिकारी उनके साथ उठते-बैठते हैं। अब पुलिस के लिए यहाँ पर दूसरा झटका था कि इतने बड़े आदमी के खिलाफ वो एफआईआर कैसे लिखे और कैसे जाकर वहाँ पर छानबीन करे। अब खैर इस बात का जो डी5 के मालिक थे, मोनिंदर सिंह पटेल, उनको पता चलता है कि कोर्ट का ये आदेश हुआ है कि तुम्हारे घर की तलाशी ली जाए और एफआईआर लिखी जाए। तो वो पहुँच जाते हैं सीधा उससे ऊपर की कोर्ट में और वहाँ पर जाकर उस चीज़ को वो रिजेक्ट कराना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों लिखी जाए। लेकिन जो उससे ऊपरी कोर्ट थी, वो उनकी याचिका को खारिज कर देती है और वो कहती है कि अगर आप निर्दोष हो, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। और जो कोर्ट का फैसला है एफआईआर लिखने का, वो बिल्कुल ठीक है। एफआईआर लिखी जानी चाहिए और उसकी जाँच आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन इस चीज़ में कई महीने गुजर जाते हैं। पहले नंदलाल कोर्ट जाकर एफआईआर का आदेश लाते हैं। उसके बाद जो मनिंदर सिंह पढ़ेर थे, वो उसके ऊपरी कोर्ट में जाकर उसको खारिज कराने की कोशिश करते हैं। तो वक़्त काफ़ी गुजर जाता है। अब यहाँ पर पूरे दल-बल के साथ पुलिस सेक्टर 31 पहुँचती है और निठारी गाँव के लोग पुलिस को देखते हैं, तो वो भी पुलिस के साथ-साथ उस कोठी नंबर 5 पर पहुँच जाते हैं। खैर कोठी की तलाशी ली जाती है और वहाँ पर पायल का मोबाइल बरामद होता है और पुलिस को वहाँ से कुछ ऐसा हाथ ख़ास नहीं लगता और कुछ लोग कोठी के पीछे और कुछ लोग कोठी के आगे। इसी बीच एक व्यक्ति पुलिस को आकर सूचना देता है कि कोठी के पीछे जो नाला है, उसमें काफ़ी सारे काले बैग पड़े हुए हैं। अब पुलिस ऑफिसर पीछे पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं, उसकी बात बिल्कुल सच थी और वो बता रहा था कि एक पैकेट कुछ फटा हुआ है और मुझे उसमें कुछ अजीब-सा दिख रहा है। अब खैर पुलिस वाले उससे कहते हैं कि ठीक है, इसको तुम ही निकाल के दिखाओ। अब ये सुनकर वो व्यक्ति एक डंडा लेकर आता है और एक पैकेट वहाँ से खींचता है और जैसे ही इस पैकेट को खोलकर देखा जाता है, तो पुलिस हैरान रह जाती है क्योंकि उस पैकेट के अंदर किसी बच्चे के हाथ और पैर थे। खैर आला अधिकारियों को ये सूचना दी जाती है और बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं। अब जितने भी पैकेट थे, नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाया जाता है और उस नाले के अंदर कुदाया जाता है और सारे पैकेट पुलिस बाहर निकलवाती है और जैसे-जैसे पैकेट खुलते रहते हैं, पुलिस हैरान और परेशान होती रहती है। हर पैकेट के अंदर से नरकंकाल निकल रहा था, वो भी किसी बच्चे का। जो बीच का धड़ था, वो वहाँ पर पुलिस को बरामद नहीं होता। जितने भी पैकेट थे, किसी के अंदर खोपड़ी थी, किसी के अंदर दोनों हाथ थे, किसी के अंदर दोनों पैर थे। करीब 40 पैकेट उसके अंदर से निकलते हैं। अब पुलिस खैर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और 31 जनवरी 2006 को मोनिंदर सिंह पढ़ेर और सुरेंद्र कोहली को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और जो मोनिंदर सिंह पढ़ेर का मोबाइल फ़ोन था, उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे नंबर निकलते हैं, जो दलालों के थे, जो लड़कियाँ सप्लाई करते हैं, जिनके पास कॉल गर्ल होती हैं। अब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो मोनिंदर सिंह बताते हैं कि उन्होंने सन 2000 में ये कोठी खरीदी थी। उसके बाद कुछ दिन के लिए उनकी फैमिली भी आकर यहाँ पर रही और उनका यहाँ पर मन नहीं लगा और वो लोग वापस चंडीगढ़ चले गए। अब क्योंकि कोठी खाली पड़ी थी, इसके लिए उन्हें कोई चौकीदार चाहिए था और इसका ज़िक्र उन्होंने जो उनके एक दोस्त थे कर्नल, उनसे किया और उन्होंने ये नौकर उनके पास भेजा जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। अब ये खाना बहुत अच्छा बनाता था और मुझे बिल्कुल ठीक लगा। अब चूँकि इनका परिवार यहाँ पर नहीं रहता था, कोठी खाली थी और जो मोनिंदर सिंह पटेल थे, एक रंगीन मिजाज थे और जब भी इनका ऐसा कुछ मन करता था अय्याशी का, तो वो इस कोठी पर आ जाते और इनके पास बहुत सारे ऐसे दलालों के नंबर थे, जो अलग-अलग लड़के इनके पास भेजा करते थे और यहाँ पर 1-2 दिन में ये रुकते और उसके बाद चले जाते। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ पुलिस को नहीं बताया और ये कहा कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ना ही मैंने किसी बच्चे के साथ कुकर्म किया है और ना ही मैंने किसी की हत्या की है और मेरे पीछे एक मालिक की तरह सुरेंद्र कोहली ही वहाँ पर रहता था। अब खैर पूछताछ सुरेंद्र कोहली से भी की जाती है। अब यहाँ पर जो पुलिस एक ट्रिक अपनाती है और वो सुरेंद्र कोहली से जाकर कहती है कि जो पढ़ेर है, तुम्हारा मालिक मोनिंदर सिंह पढ़ेर, वो सारा आरोप तुम्हारे ही सर पर रख रहा है और वो कह रहा है सारी चीज़ें तुमने ही की हैं। लेकिन जो सुरेंद्र कोहली है, किसी भी तरीके से मुँह खोलने को तैयार नहीं होता और खैर पुलिस फिर अपना तरीका अपनाती है और उसके बाद उसकी जो बयान थे, जो कहानी निकल कर सामने आती है, वो ये थी कि ये उत्तराखंड का रहने वाला था और इसकी पत्नी और 2 बच्चे थे और उसके बाद ये नोएडा आकर रहने लगा और एक कर्नल साहब के पास ये काम कर रहा था और उन्होंने इसको मोनिंदर सिंह के पास भेज दिया। अब यहाँ तक वो बिल्कुल ठीक-ठाक था। लेकिन जब वो मोनिंदर सिंह की कोठी पर आता है, तो वो देखता है वहाँ पर बहुत खूबसूरत-खूबसूरत लड़की रोज़ आती थी
और उसके बाद वो सुबह को वहाँ से जाती थी। अब उन लड़कियों को देखकर उसके भी मन में लालच आने लगता है और वो ये देखना चाहता था कि जो उसके मालिक हैं मोनिंदर सिंह, वो क्या करते हैं। अब क्योंकि मोनिंदर सिंह वहाँ पर हमेशा नहीं रहते थे, कभी महीने 2 महीने में एक बार कोठी पर आते थे और 2-3 दिन रहते थे, ऐसे करते थे और उसके बाद ये चले जाते थे। अब यहाँ पर सुरेंद्र कोहली के दिमाग में खुरापात आनी शुरू हो जाती है। वो उनके कमरे के अंदर एक ऐसा सुराख करता है जिससे वो देख सके कि वहाँ पर जो उसके मालिक हैं मोनिंदर सिंह पढ़ेर वो क्या करते हैं। और फिर यही होता, वो वहाँ पर आते, वो कॉल कर बुलाते, लड़की वहाँ पे आती और वो सुराग में से सब कुछ देखता रहता। और उसको देखने के बाद उसके दिमाग में भी अजीब-अजीब चीज़ें होने लगती और वो चाहता कि ये सब मैं भी करूँ। लेकिन वो एक नौकर था, ना ही उसके पास इतने पैसे थे। अब वो अपना मन सोच कर रह जाता था। अब एक दिन ऐसा होता है कि मोनिंदर सिंह पटेल अपनी कोठी पर आते हैं और उस दलाल को ये फ़ोन करते हैं, लेकिन वो लड़की भेजने से मना कर देता है। और उसके बाद वो सुरेंद्र कोहली को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम कोई इंतज़ाम कर सकते हो? क्योंकि आज दलाल ने मना कर दिया है। अब सुरेंद्र कोहली कहता है कि ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ। और वो अपने लेबर पे एक लड़की वहाँ बुला लेता है। उसके बाद मोनिंदर सिंह उसके साथ पूरी रात रहते हैं और सुबह को उनको कहीं पर जाना था और वो सुरेंद्र कोहली को उसके पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम इसको ऑटो या कोई टैक्सी करा देना, ये चली जाएगी। अब खैर लड़की बाद में उठती है। अब सुरेंद्र कोहली उससे बात करता है क्योंकि उस लड़की को सुरेंद्र कोहली ने ही बुलाया था और वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वही सब करना चाहता हूँ जो मेरा मालिक करता है। अब वो लड़की इसके लिए राज़ी हो जाती है। अब सुरेंद्र उसके साथ रहता है, लेकिन बाद में जब वो अपने घर जा रही थी, तो वो सुरेंद्र सिंह कोहली पर हँसती है, उसकी मर्दानगी को लेकर और उसको बताती है कि तुम कमज़ोर हो। अब ये सुनकर उसका दिमाग भन्ना जाता है और वो उसको मारना-पीटना शुरू कर देता है और उसको इतनी तेज़ गुस्सा आता है कि वो उसका गला दबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि उसने हत्या कर दी, अब वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कोठी के अंदर कोई भी नहीं है, मालिक जा चुके हैं। अब वो काफ़ी देर तक बैठा रहता है और वो फिर उसकी जो लाश थी, उसके साथ वो कुकर्म करता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। और उसके बाद वो फिर लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है, तो उसके दोनों हाथ और उसकी गर्दन काटता है और ये खुद उसके बयान है जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे कि उसका कुछ मांस वो किचन में ले जाकर कुकर में बनाता है और खाता है और उसको खाने के बाद वो मार्केट जाकर काले रंग के पैकेट लेकर आता है और उस पैकेट के अंदर उसके दोनों हाथ काटकर और दोनों पैर और उसका सर इस तरीके से अलग-अलग टुकड़े करता है और छत पर जाकर उस नाले के अंदर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि वो कहीं न कहीं कमज़ोर है। इस बात का पता कैसे लगाए? अगर वो किसी भी कॉल गर्ल को बुलाता है, तो वो भी उसके ऊपर इसी तरीके से हँसेगी। तो उसका दिमाग यहाँ पर अलग-अलग तरीके से सोचना शुरू करता है और उसको लगता है कि इस बात को वो किसी बच्चे पर ट्राई करेगा और वो बाहर चॉकलेट लेकर खड़ा हो जाता है अब उसी कोठी के और जैसे ही कोई बच्चा या बच्ची वहाँ पर आती, तो उसको चॉकलेट खिलाता और उसके बाद उससे कहता है कि बहुत सारी चॉकलेट घर के अंदर है और उस बच्चे को लेकर वो घर के अंदर जाता और वहाँ जाकर सबसे पहले वो उसको गला घोंट कर मार देता। क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैंने ज़िंदे के साथ ही इसके साथ कुकर्म किया तो ये चीखेगा, चिल्लाएगा और इस तरीके से तकरीबन 12 बच्चों को वो मारता है और उनके साथ कुकर्म करता है और 6 ऐसे केस वो बताता है कि जिनका मांस उसने काटा और कुकर में पकाया और खाया। अब ख़ैर यहाँ पर पूछताछ खत्म होती है, पुलिस अपनी चार्जशीट बनाती है, मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब तकरीबन यहाँ पर 40 ऐसे पैकेट नाले के अंदर से निकले थे जिसमें पुलिस को ये उम्मीद थी कि करीबन 19 बच्चों के कंकाल हैं। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि ये 13-14 बच्चे हैं। उसके बाद इनका केस इस पर चलता है और जो पायल का मोबाइल फ़ोन वहाँ पर मिला था। 6 केस मोनिंदर सिंह पढ़ेर पर जो कोठी के मालिक थे और 13-14 केस सुरेंद्र सिंह कोहली पर चलाए जाते हैं और केस इसी तरीके से चलते रहते हैं और 13 केस के अंदर 13 फांसी की सज़ा सुरेंद्र कोहली को दी जाती है और एक फांसी जो मोनिंदर सिंह पढ़ेर था, उसको भी सुनाई जाती है। अब ख़ैर हमारे देश का जो कानून है, फिर उसके ऊपर जो वो दोनों अपील करते हैं। अब ऊपर जो कोर्ट में वो अपील करते हैं, उस कोर्ट से 13 जो फांसी निचली कोर्ट ने दी थी, उनको रद्द कर दिया जाता है और उन केस से उसको बरी कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल उठे थे कि नीचे की कोर्ट ने जब फांसी की सज़ा दी है, वो भी किसी सबूत के आधार पर ही दी होगी और ऐसा तो हो सकता है चलो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ था
कि फांसी से सीधा बरी कर दिया गया। अब बचा था एक केस, जो मोबाइल फ़ोन वहाँ पे बरामद हुआ था, और जो उस कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पढ़ेर थे, इनके जो केस थे, उनमें भी ये बरी होते चले जाते हैं और ये जेल के बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि सुरेंद्र सिंह कोहली के ऊपर ज़्यादा केस थे, 13 मामलों में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और उसके बाद वो हटा दी गई। एक केस बचता है। अब यहाँ पर वो एक ट्रिक अपनाता है। अब जो फांसी की सज़ा दे दी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। वहाँ से भी वो सज़ा कन्फर्म कर दी जाती है कि वो फांसी बिल्कुल सही दी गई है। अब खैर वक्त गुजरता रहता है। कुछ दिन बाद फिर वो पुनः याचिका उस पे दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में कि एक बार इस पर दोबारा से विचार किया जाए। उसको भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है कि ये फांसी बिल्कुल ठीक है। अब जैसे-जैसे इन केसों में ये बरी होता है, जो 13 केस थे, और जब इनमें ये बरी हो जाता है, अब यहाँ पर एक दिन ऐसा भी आता है 8 सितंबर 2014 सुबह के 6 बजे बिल्कुल फांसी के लिए तैयारी हो जाती है और कोर्ट से इसके ऑर्डर आ जाते हैं। जो उसका दस्ता है वो रिलीज़ हो जाता है। अब सुबह को उसको फांसी दी जानी है। अब ये जो पास में ही है गाज़ियाबाद में डासना, डासना की जेल के अंदर था। वहाँ पे फांसी के ऐसे इंतज़ाम नहीं थे, ना ही वहाँ पे जल्लाद था। अब रात को ही इसको वहाँ पे जो करीब ही मेरठ है, मेरठ की जेल में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पर जल्लाद आ जाता है और फंदा, वेट और जो भी डॉक्टरी की थी, सारी चीज़ें पूरी कर ली जाती हैं। और इसी बीच ये खबर मीडिया में आ जाती है और ये टीवी पर चलना शुरू हो जाता है, चैनल पे आना शुरू हो जाता है। और ये खबर इंदिरा जयसिंह, जो एक क्रिमिनल लॉयर थी, उनको इस चीज़ की खबर मिलती है। वो फ़ौरन जो भी उनकी संस्था थी उसको इकट्ठा करती हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा था उसको खटखटाती है। रात में सुप्रीम कोर्ट बैठती है और वो जाकर बताती हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे उसके अधिकार हैं सुरेंद्र कोहली के, जिनको वो इस्तेमाल कर सकता है। जिसमें वो राष्ट्रपति को ये चीज़ दया याचिका की भेज सकता है, हो सकता है वो वहाँ पे बच जाए। और ऐसी कई सारी ऐसी चीज़ बच रही हैं और उसके बहुत सारे ऐसे केस हैं जो अभी चल रहे हैं। जब तक ये जो उसको फांसी की सज़ाएँ हुई नहीं हुई थी और ना ही ये उन सज़ाओं से बरी हुआ था। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब तक उन केसों का फैसला नहीं आ जाता, जब तक इसको फांसी कैसे दी जा सकती है। अब खैर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान जाता है, लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि रात को ये सुनवाई चल रही है और सुबह को 6 बजे वहाँ पे फांसी होनी है। और जो हमारे देश का कानून है, वहाँ पर लिखित में बिल्कुल एक जो हार्ड कॉपी है दस्ते की, वो चाहिए होती है। अब फ़ोन किया जाता है, लेकिन फ़ोन पे वो ये भी कानून है कि फ़ोन पे उस चीज़ को नहीं मान सकते, हो सकता है कोई दूसरा आदमी कॉल कर रहा हो। तो खैर फैक्स किया जाता है और फैक्स की वजह से जो ये फांसी टलती है। और अगर इस फैक्स को या इस फैसले को आने में 2-3 घंटे और गुज़र जाते, तो सुरेंद्र कोहली को 2014 में ही फांसी हो गई होती। खैर अब ये फांसी रुकती है और जो ये केस थे जो मैं आपको बता ही रहा हूँ, 13 केस के अंदर इसको फांसी की सज़ा सुना दी गई और उसको बाद ये हटा दी गई। इस चीज़ को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है, जो एक केस उसके ऊपर फांसी का पहले से चल रहा था, और वो जाके बताता है कि जब इतने बच्चों को मैंने मारा ही नहीं है, जिसको आपने मुझे सज़ा सुना दी थी फांसी की, और वो उन सब में मैं बरी हो चुका हूँ। तो जब मैं सब में बरी हो चुका हूँ, तो फिर मैंने एक ही हत्या कैसे की है? अब यहाँ पर कोर्ट सीबीआई को फटकार लगाती है और वो उसका ये कहना था कोर्ट का कि सीबीआई ने इस केस का पूरा कबाड़ा कर दिया। 3 एजेंसियाँ हैं, 3 की 3 एजेंसियाँ इसमें फेल रहीं। सबसे पहले पुलिस थी, उसने कोई ऐसे सबूत इकट्ठे नहीं किए। जितने भी कंकाल मिले, जो नरकंकाल थे, वो सब कोठी के पीछे से मिले थे, कोठी के अंदर से कुछ भी नहीं मिला। जो फोरेंसिक टीम थी, उसको ये लताड़ लगाई जाती है कि अंदर से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली, कि अंदर से कोई ऐसा काटने का हथियार हो, या कोई खून के बड़े धब्बे हों, या कोई ऐसा कोई मांस का टुकड़ा हो, या कोई ऐसी हड्डी हो, जो उस कोठी के अंदर से मिली हो। एक खून का मामूली धब्बा वॉश बेसिन पर पाया गया था, जिसको कोर्ट ने कहा कि तुम्हें उसकी फोरेंसिक जाँच करानी चाहिए थी, उसका डीएनए मैच कराना चाहिए था। क्योंकि जो वॉश बेसिन पे जो खून का अगर कोई धब्बा है भी, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो वॉश बेसिन है, वहाँ पर अगर कोई आदमी शेविंग बना रहा है, तो उसका भी जो कट लग जाए उसके चेहरे पर, तो उससे भी खून निकल सकता है। तो इस बात को कैसे साबित किया जाए कि ये खून का धब्बा उन बच्चों में से ही किसी का था, जो फोरेंसिक टीम ने इस चीज़ को नहीं किया था। तो दूसरी बात ये थी, जो पूरी रिकॉर्ड था उसका, जिसमें वो खुद ये कबूल कर रहा है सुरेंद्र कोहली कि उसी ने उन बच्चों की हत्या की है, और किस तरीके से उसने हाथ काटे और पैर काटे और किस तरीके से उसने उसको जो कुकर था उसके अंदर बनाया और खाया। तो उसकी वो एक डिटेल माँगती है सीबीआई से, और वो कहती है कि जो भी आपने यहाँ पे ये सीडी जो जमा की है कोर्ट के अंदर, हो सकता है इसमें कुछ तुमने एडिटिंग की हो और इसके जो आगे पीछे के हिस्से कुछ काटे हों।
तुम मुझे इसकी जो असली जो रिकॉर्डिंग है, जिस कैमरे से ये रिकॉर्डिंग की गई है, उसके अंदर ऐसा कोई मेमोरी कार्ड होगा, चिप होगी, वो कोर्ट के अंदर जमा कराएं। जो सीबीआई बताती है कि वो उसके पास है ही नहीं। और दूसरी बात, उस वीडियो में कोर्ट ये बोलती है कि जिस वक्त ये मजिस्ट्रेट पूछताछ कर रहा है, उस वक्त वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी है। तो हो सकता है पुलिस ऑफिसर ने उसको डरा धमका रहा हो। अब क्योंकि पुलिस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद है, तो वो फिर वही बताना चाह रहा है जो वो सुनना चाह रहा है। और उसके बाद उस मजिस्ट्रेट के उस पर साइन नहीं थे। जो वीडियो रिकॉर्डिंग जिस मजिस्ट्रेट के सामने की गई थी, उसके बाद उस पर उसके साइन होने थे, उसके वो साइन भी उस पर नहीं थे। कई सारे ऐसे सबूत थे। और जहाँ पर जो ये कोठी थी, D5, उसी के जो बिल्कुल मिली हुई कोठी थी, उसके अंदर एक ऐसा डॉक्टर था जो किडनी रैकेट चलाता था। उससे पुलिस ने किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की। यहाँ पर कोर्ट का कहना ये था कि हो सकता है उस डॉक्टर ने ही वे पैकेट पीछे की तरफ फेंके हों, क्योंकि यहाँ पर जो बीच का धड़ था, वो किसी बच्चे का नहीं था। और अगर यहाँ पर कोई भी कुछ के अंग बेचेगा, तो उसके लिए जो दिल है, किडनी है, आँखें हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी बेच सकता है। अब क्योंकि नाले में कोई भी ऐसा जो बीच का धड़ नहीं मिला था, तो यहाँ पर एक पुलिस को ये भी डर था कि हो सकता है ये मानव अंग बेचने का कोई तरीका हो, क्योंकि धड़ के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं, दिल है और जो किडनी है और जो आँखें हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर पुलिस को ये बताते हैं, जो किडनी है ये 45 मिनट के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए किसी दूसरे की बॉडी में, तभी ये काम आएगी। और जो दिल है वो 1 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, और जो आँखें हैं 6 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर धड़ मिला ही नहीं था, तो कुल मिलाकर पूरी इस सच्ची घटना का सार ये था कि एक व्यक्ति 19 साल तक जेल के अंदर रहता है इस आरोप में कि उन बच्चों को उसी ने मारा है, और उसी ने उनके साथ कुकर्म किया है, और उसी ने उनमें से ही कुछ बच्चों को उसने काट के खाया भी है। 19 साल बाद वो सारे दोष मुक्त होकर जेल से बाहर आ जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उनकी हत्या सुरेंद्र कोहली ने नहीं की, तो उसके ये 19 साल कौन लौटाएगा? और दूसरी बात, उन बच्चों की हत्या आखिर की किसने? क्या वो इंसान जब से आज तक बाहर ही घूम रहा है, खुला समाज के अंदर? और यहाँ पर जो सुरेंद्र कोहली था और जो उसके मालिक मोनिंदर सिंह पढ़ेर थे, इनको बेकसूर ही जेल के अंदर डाला गया और इन पर आरोप लगे कि सुरेंद्र कोहली, जिसने 19 साल जेल के अंदर काटे, उसने कोई क्राइम किया ही नहीं और उसने इनकी हत्या की ही नहीं। तो आखिर फिर हत्या की किसने? क्या वो इंसान आज भी समाज के अंदर इसी तरीके से घूम रहा है जिस तरीके से वो पहले घूम रहा था? उसके ऊपर जो ये सारे आरोप लगे हैं, उसकी पत्नी और उसके बच्चे छोड़कर उसको चले गए, माता-पिता की उसकी मृत्यु हो गई, और कोई अब उसको कोई ऐसी नौकरी भी नहीं देगा। तो उसने सारी हत्याएँ की हैं, तो फिर वो बाहर क्यों है? और अगर नहीं की हैं, तो उसके ज़िंदगी के वे 19 साल वो कौन लौटाएगा? तो ये थी आज की सच्ची घटना, और इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।